लॉकडाउन का 38वां दिन है और हम उम्मीद करते हैं आप सब सकुशल होंगे, पूरी तरह स्वस्थ होंगे। आप सबको उम्मीद थी कि 3 दिन के बाद लॉकडाउन खुल जाएगा और आपको आजादी मिल जाएगी, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन को 14 दिनों के लिए और बढ़ा दिया गया है, यानी 2 हफ्ते के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब लॉकडाउन खुलने की नई तारीख है 18 मई, यानी सरकार आपसे कह रही है कुछ दिन और गुजारिए लॉकडाउन में। लेकिन अच्छी बात इस बार यह है कि इसमें आम लोगों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी रियायतें आपको दी जाएंगी। पूरे देश को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया है और अब लगभग हर जोन में पहले के मुकाबले ज्यादा छूट होगी। सरकार का उद्देश्य है कि लोगों की जान भी बचाई जाए और जहान को भी चलाया जाए, यानी लोगों के स्वास्थ्य के साथ साथ अर्थव्यवस्था का भी ध्यान रखना जरूरी है। आपका इलाका किस जोन में है और इस लॉकडाउन के दौरान आप क्या कर पाएंगे और क्या नहीं कर पाएंगे, ये आज सब कुछ हम आपको बताने वाले हैं। इसके बाद हम लॉकडाउन के दुश्मनों का एक विश्लेषण करेंगे। आज हमारे पास हैदराबाद और गुजरात के गोधरा से कुछ तस्वीरें आई हैं। हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के एक पार्षद ने एक पुलिस वाले को सिर्फ इसलिए धमकाया क्योंकि वो उन्हें और उनके साथियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने से रोक रहा था, जबकि गोधरा में कोरोना वायरस के एक हॉटस्पॉट को सील करने गई प्रशासन और पुलिस की टीम पर पत्थरों से हमला किया गया। आज हम ये सवाल पूछेंगे कि खुद को धर्मनिरपेक्ष और लिबरल कहने वाले बुद्धिजीवी और राजनीतिक पार्टियां ऐसी घटनाओं की आलोचना क्यों नहीं करती और क्या असल में यही लोग देश को धर्मनिरपेक्ष बनने से रोक रहे हैं। असल में आपने देखा होगा इस दौरान ऐसे लोग खुलकर सामने आ गए हैं और पूरे देश ने देख लिया है कि असल में देशद्रोही कौन होते हैं। आज हम खुलकर कह रहे हैं यही लोग हैं देशद्रोही। ये ना संविधान को मानते हैं ना कानून को मानते हैं, इसलिए आज इन पर बात करना जरूरी है। आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी है, लेकिन हमारे देश में इस दिन हर साल सिर्फ कुछ सेमिनार होते हैं, गोष्ठियां होती हैं और वामपंथी पार्टियां और मजदूर यूनियन रैलियां निकाल लेते हैं, लेकिन श्रम का महत्व पहचानने की कोशिश कोई नहीं करता। हमारे देश में कुछ लोग कठोर परिश्रम करके भी रूखी सूखी रोटी ही खा पाते हैं, जबकि कुछ लोग दूसरों के परिश्रम को बेच बेच कर ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। हमारे देश में जो सबसे सस्ती चीज है वो है परिश्रम। ज्यादातर लोगों के लिए इसकी कोई कीमत नहीं, इसलिए आज हम श्रम को शर्म मानने वालों को आईना दिखाएंगे। और ये अच्छी बात है कि हमारे देश में जो करोड़ों मजदूर जो थे, जो अभी तक अपने अपने कहीं कहीं पर अटके हुए थे, अब वो सब अपने अपने घर जा पाएंगे। और आखिर में हम आपको पंजाब पुलिस के बहादुर अफसर हरजीत सिंह से मिलवाएंगे। कुछ दिन पहले लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कुछ अपराधियों ने उनका हाथ काट दिया था, आपने ये वीडियो देखा होगा। लंबी सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने उनका हाथ अब जोड़ दिया है और 18 दिन अस्पताल में बिताने के बाद वो अपने घर वापस आ गए हैं। इस सबसे बड़े हीरो, कोरोना काल के सबसे बड़े हीरो हरजीत सिंह से आज हम आपकी विशेष बातचीत करवाएंगे और ये बातचीत आपको उम्मीद से भर देगी। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में लॉकडाउन को 17 मई तक बढ़ा दिया गया है। लॉकडाउन 3 मई को खत्म हो रहा था, लेकिन कोरोना संक्रमण को देखते हुए इसे 2 सप्ताह और बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लॉकडाउन में छूट और पाबंदियां जोन के हिसाब से तय की गई हैं। रेड जोन में कड़ाई जारी रहेगी, ऑरेंज और ग्रीन जोन में रियायतें दी गई हैं। सभी जोन में हवाई, रेल, मेट्रो और अंतर्राज्यीय बसों के आवागमन पर रोक जारी रहेगी। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे। मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, स्पा, बार और एंटरटेनमेंट पार्क के खुलने पर रोक जारी रहेगी। पूजा घर और सार्वजनिक समारोह स्थल बंद रहेंगे। गैर जरूरी आवाजाही पर शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक प्रतिबंध कड़ाई से लागू होगा। अंतिम संस्कार के दौरान अधिकतम 20 लोगों के इकट्ठा होने की छूट होगी। 65 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को मेडिकल जरूरत के समय ही बाहर जाने की इजाजत होगी। शादी समारोह में 50 से ज्यादा गेस्ट की इजाजत नहीं होगी। कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की छूट दी गई है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग और सुरक्षा से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी चीजों की सप्लाई हो सकती है। रेड जोन यानी वो इलाके जो कोरोना के हॉटस्पॉट हैं और कंटेनमेंट जोन से बाहर हैं, उन्हें फिलहाल राहत नहीं दी गई है। रेड जोन में साइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा को इजाजत नहीं है। टैक्सी और कैब को भी छूट नहीं दी गई है। एक जिले से दूसरे जिले में या फिर जिले के अंदर बस के आवागमन की इजाजत नहीं होगी। स्पा और सैलून भी बंद रहेंगे। हालांकि रेड जोन में कुछ गतिविधियों को शर्तों के साथ इजाजत दी गई है।
इनमें शहरी क्षेत्र में कुछ औद्योगिक गतिविधियों को मंजूरी दी गई है। शहरी क्षेत्रों में शर्तों के साथ निर्माण कार्य किए जा सकते हैं। सिंगल शॉप, कॉलोनी शॉप और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में आने वाली दुकानें खोली जा सकती हैं। जरूरी सामान के लिए ई-कॉमर्स गतिविधियों को इजाजत। 33% कर्मचारियों के साथ प्राइवेट ऑफिसों में कामकाज की इजाजत दी गई है। रेड जोन में सरकारी कार्यालय भी खुल सकेंगे। लॉकडाउन 3 के दौरान सबसे ज्यादा रियायत ग्रीन जोन को दी गई है। ग्रीन जोन, ऑरेंज जोन और ग्रामीण इलाकों में शराब की दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। दुकान पर 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी। साथ ही दुकान पर एक वक्त में 5 से ज्यादा लोग खड़े नहीं हो सकते। ग्रीन जोन में बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों में क्षमता से 50% यात्री ही सफर कर सकेंगे। ग्रीन जोन के अंतर्गत आने वाले बस डिपो में भी 50% से ज्यादा कर्मचारी काम नहीं करेंगे। ग्रीन जोन में आने वाले जिलों में 3 मई के बाद फैक्ट्रियों, दुकानों, छोटे मोटे उद्योगों समेत ट्रांसपोर्ट और अन्य सेवाओं को भी शर्तों के साथ पूरी तरह खोलने की अनुमति दे दी गई है। यानी पूरे देश में जिन चीजों पर रोक लगाई गई है, उन्हें छोड़कर ग्रीन जोन में सभी दुकानें और सेवाएं शुरू की जा सकती हैं। लॉकडाउन के दौरान ऑरेंज जोन में बसों के चलाने की छूट नहीं होगी, लेकिन कैब की इजाजत होगी। ऑरेंज जोन में चलने वाली कैब में ड्राइवर के साथ एक ही पैसेंजर हो सकता है। लॉकडाउन के फेज 3 में रियायतें और पाबंदियां जोन के हिसाब से तय होंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा है। रेड जोन में 130 जिले रखे गए हैं। ये वो जिले हैं जिनमें संक्रमण के नए मामले आ रहे हैं। इन जिलों में कई कंटेनमेंट जोन हैं, संक्रमण का खतरा ज्यादा है। ऑरेंज जोन में 284 जिले रखे गए हैं, जिनमें संक्रमण के नए मामले नहीं हैं, जहां संक्रमण कम और नियंत्रण में है, संक्रमण का खतरा कम है। ग्रीन जोन में 319 जिले रखे गए हैं। ये कोरोना संक्रमण से मुक्त जिले हैं। 21 दिनों में यहाँ संक्रमण का केस नहीं आया है। इन जिलों में कोरोना के हॉटस्पॉट नहीं है। देश के विभिन्न जिलों को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। राज्य और जिला प्रशासन द्वारा कंसंट्रेटेड एफर्ट्स करते हुए यह इंश्योर करना है कि जिन भी जिलों में केस आए हैं, यानी कि रेड या ऑरेंज डिस्ट्रिक्ट्स, वहां पर इफेक्टिव और स्ट्रिंजेंट कंटेन मेजर्स के थ्रू चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक किया जाए। रेड जोन ऑरेंज और ग्रीन जोन बन सकता है। साथ ही ग्रीन जोन भी ऑरेंज और रेड जोन में बदल सकते हैं। यह बदलाव कोरोना के केस आने या न आने से तय होगा। लॉकडाउन की वजह से अलग अलग राज्यों में फंसे छात्रों और मजदूरों की वापसी के लिए केंद्र सरकार ने विशेष ट्रेनें चलाने की मंजूरी दे दी है। गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेन की शुरुआत का और आखिरी का रेलवे स्टेशन पहले से तय होगा, यानी ये ट्रेन बीच में कहीं नहीं रुकेगी। दोनों राज्यों की सहमति के बाद विशेष ट्रेन की अनुमति दी जाएगी। मजदूर, तीर्थयात्री और छात्रों को ट्रेनों से घर पहुंचाने की इजाजत होगी। यात्रा से पहले और बाद में सफर करने वालों की स्क्रीनिंग की जाएगी। यात्रियों को ट्रेन में मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ सफर करना होगा। आज गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे और सभी हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन सुनिश्चित करें। सरकार ने फिलहाल 6 विशेष ट्रेन को इजाजत दी है। तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से झारखंड के हटिया तक, केरल के अलुवा से भुवनेश्वर तक, महाराष्ट्र के नासिक से लखनऊ तक, नासिक से भोपाल तक, जयपुर से पटना तक और कोटा से झारखंड के हटिया तक विशेष ट्रेन चलाने की मंजूरी दी गई है। आज सुबह तेलंगाना के लिंगमपेल्ली से झारखंड के हटिया के लिए स्पेशल ट्रेन रवाना हुई। ट्रेन के अलावा कई राज्य फंसे हुए लोगों को बसों से भी निकाल रहे हैं। कोटा से करीब 1700 छात्र पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर पहुंच चुके हैं, जहां उन्हें कैंपों में रखा गया है। कोरोना और लॉकडाउन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 3 अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, रेल मंत्री पीयूष गोयल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और कैबिनेट सचिव स्तर के अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। बैठक में लॉकडाउन के असर को लेकर चर्चा हुई। दूसरी बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने लॉकडाउन से पावर सेक्टर पर पड़े प्रभाव को लेकर चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 घंटे बिजली आपूर्ति की दिशा में काम करने का निर्देश दिया। साथ ही पावर सेक्टर में निवेश और कोयला सप्लाई को लेकर चर्चा की। तीसरी बैठक में सिविल एविएशन क्षेत्र के हालात को लेकर समीक्षा हुई। कोरोना संक्रमण से आज एक दिन में सबसे ज्यादा 77 लोगों की मौत हुई है। देश में कोरोना संक्रमण के 35,365 मामले हैं। कोरोना संक्रमित 9,065 मरीज ठीक हो चुके हैं। कोरोना से अब तक 1,152 लोगों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,755 नए मामले सामने आए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक मरीजों की पहचान के लिए कंटेनमेंट जोन में घर घर जाकर सर्वे किया जाएगा और फिर टेस्टिंग होगी। देश में मरीजों के ठीक होने की दर 25.37% हो गई है। 564 पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं, जिससे कि हमारी टोटल टैली ऑफ रिकवर्ड केसेस बढ़कर अब 8,888 हो चुकी है। इस तरीके से हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि हमारा रिकवरी रेट निरंतर बढ़ते हुए अब 25.37% हो चुका है। देश में 75,000 वेंटिलेटर की जरूरत है। अभी 19,338 वेंटिलेटर मौजूद हैं। देश में वेंटिलेटर बनाए जा रहे हैं, साथ ही विदेशों से भी मंगाए जा रहे हैं। दिल्ली में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 3,500 के पार पहुंच गई है। दिल्ली में कोरोना के कुल 3,515 मरीज हैं। दिल्ली में कोरोना से अब तक 59 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली का सदर बाजार और चांदनी महल इलाका कोरोना का बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है। सदर बाजार में कोरोना के कुल 104 मरीज हैं। सदर बाजार में 14 लोगों की मौत हो चुकी है। चांदनी महल में 47 मरीज हैं, 11 की मौत हो चुकी है। आज दिल्ली के अंदर हर 10 लाख की पॉपुलेशन पे लगभग 2300 टेस्ट हो रहे हैं, जबकि पूरे देश का एवरेज जो आंकड़ा है वो है लगभग 500 के करीब का। तो पूरे देश में 500 के करीब टेस्ट हो रहे हैं, जिसके अगेंस्ट में 2300 टेस्ट दिल्ली के अंदर हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी के विधायक विशेष रवि में कोरोना के संक्रमण की पुष्टि हुई है। विधायक के भाई भी कोरोना पॉजिटिव है। सेंट्रल दिल्ली की डीएम निधि श्रीवास्तव में भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज मामले की जांच कर रही रोहिणी क्राइम ब्रांच टीम के 2 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना के संक्रमण के खतरे की वजह से दिल्ली हाईकोर्ट में एयर कंडीशन का इस्तेमाल फिलहाल नहीं होगा। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि एसी की जगह पंखों का इस्तेमाल किया जाए। महाराष्ट्र के मालेगांव में 5 और पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मालेगांव में कोरोना पॉजिटिव पुलिस वालों की संख्या अब 47 हो गई है। मालेगांव में कोरोना के 274 केस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या 10,498 हो गई है। महाराष्ट्र में अब तक कोरोना से 459 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मजदूरों से बात की। राज्य में करीब 30 लाख मजदूरों के खाते में 1-1 हजार रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 2,281 मरीज हैं और 41 मौत हुई है। नोएडा में 24 घंटे में कोरोना के 17 नए मामले आए हैं। तमिलनाडु में आज एक ही दिन में कोरोना के 203 नए मामले सामने आए। तमिलनाडु में कोरोना के कुल 2,323 मरीज हैं। चेन्नई में कोरोना से 1,083 लोग संक्रमित हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना के कुल 2,719 मरीज हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से अब तक 137 लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार में कोरोना से संक्रमितों की संख्या 466 हो गई है। आज सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर। आप सब लोग सोच रहे थे कि 3 दिनों के बाद यानी 4 मई को लॉकडाउन खुल जाएगा और आपको अब लॉकडाउन से आजादी मिलने ही वाली है, लेकिन ऐसा अब होगा नहीं, क्योंकि सरकार ने देश में लॉकडाउन को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया है। 2 हफ्तों के लिए यानी 14 दिन के लिए। यानी अब देश को कुल मिलाकर 54 दिनों के लिए लॉकडाउन में रहना होगा। ये सब मिलाकर 54 दिन हो जाएंगे। पहली बार जब लॉकडाउन हुआ था वो 21 दिनों के लिए लागू हुआ था, फिर 19 दिनों के लिए इसे और बढ़ा दिया गया, लेकिन 3 मई के बाद अगले 14 दिनों के लिए भी देश में अब लॉकडाउन जारी रहेगा। यानी सरकार आपसे कह रही है कि अभी कुछ दिन और गुजारिए लॉकडाउन में। हालांकि इस दौरान रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन्स में शर्तों के साथ कुछ रियायतें आपको जरूर दी जाएंगी और इन रियायतों के बारे में हम आज आपको आगे बताएंगे। लेकिन पहले यह जान लीजिए कि सरकार को इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लेना पड़ा। सबसे पहली बात तो यह है कि अब तक के 6 हफ्तों के लॉकडाउन में से भारत को कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई में काफी हद तक सफलता मिली है। लेकिन अगर 3 मई को एक साथ पूरे देश में लॉकडाउन हट जाता तो संक्रमण के मामले फिर से तेजी से बढ़ सकते थे। इसलिए लॉकडाउन को पूरी तरह से नहीं हटाया गया। दूसरी वजह यह है कि 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ बैठक में ज्यादातर राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की थी, जबकि कुछ राज्यों ने थोड़ी बहुत रियायत के साथ लॉकडाउन जारी रखने पर जोर दिया था। यानी अगर यह लॉकडाउन नहीं भी बढ़ता तो भी बहुत सारे मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में अपने स्तर पर लॉकडाउन बढ़ाने वाले थे। तीसरी वजह यह है कि देश में कोरोना के मामले अब भी बढ़ रहे हैं, रुके नहीं हैं। दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस के 2000 से लेकर 10,000 मामले सामने आ चुके हैं। चौथी वजह यह है कि सरकार नहीं चाहती कि कोरोना वायरस
अब तीसरी स्टेज में पहुंचे जो सबसे खतरनाक होती है। तीसरी स्टेज में समुदायों के बीच संक्रमण फैलने लगता है। अंग्रेजी में इसे कम्युनिटी ट्रांसमिशन कहते हैं। पिछले करीब एक हफ्ते से हर दिन कोरोना वायरस के 1500 से 2000 नए मामले आ रहे हैं। इसलिए सरकार को लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लेना ही पड़ा। और पांचवी वजह यह है कि लॉकडाउन हटाते ही बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही शुरू हो जाती और संक्रमण के शिकार कई लोग ऐसे राज्यों या शहरों में पहुंच जाते जहां फिलहाल हालात नियंत्रण में हैं। इसलिए तीर्थयात्रियों, मजदूरों और पर्यटकों के लिए तो ट्रेन चलाई जाएंगी, लेकिन बाकी लोगों के लिए रेल यातायात और हवाई यातायात अभी भी बंद रहेगा। हवाई यात्रा पर भी ऐसे ही पाबंदी रहेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बंद रहेगा। सरकार लोगों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहती है और अर्थव्यवस्था को भी फिर से पटरी पर लाना चाहती है। इसलिए रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन के लिए अलग अलग नियम बनाए गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी कह चुके हैं कि जान को भी बचाना है और जहान को भी चलाना है, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। प्रधानमंत्री मोदी पिछले कुछ दिनों से लगातार इस मुद्दे पर बैठकें कर रहे थे। 27 अप्रैल को मुख्यमंत्रियों से बातचीत करने के बाद आज प्रधानमंत्री ने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ एक बैठक की। विशेषज्ञों की राय लेने के बाद लॉकडाउन बढ़ाने का फैसला लिया गया। हमारे देश में 733 जिलों को कोरोना संक्रमण के मामलों को देखकर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांटा गया है। इनमें 130 जिले रेड जोन में आते हैं, 284 जिले ऑरेंज जोन में आते हैं और 319 जिले ग्रीन जोन में आते हैं। ग्रीन जोन का मतलब है जहां पिछले 21 दिन में कोई नया केस नहीं आया है। रेड जोन वो है जहां लगातार मामले सामने आ रहे हैं, जहां स्थिति सबसे ज्यादा खतरनाक है। रेड जोन का निर्धारण इस बात से किया जाता है कि इन इलाकों में कितने एक्टिव केस हैं, कितने दिन में यहां मामले दुगने हो रहे हैं और यहां पर कितनी टेस्टिंग हो रही है और प्रशासन की टीमों का फीडबैक वहां पर क्या है। इसलिए जो सबसे खतरनाक जोन है वो है रेड जोन। रेड जोन का मतलब है यह खतरे का प्रतीक है। जो इलाके ग्रीन जोन या रेड जोन दोनों में नहीं है उन्हें ऑरेंज जोन में रखा गया है। हम आपको बताते हैं कि नई गाइडलाइंस के मुताबिक आपको 4 मई से क्या क्या छूट मिल सकती है, लेकिन उससे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि कौन कौन सी सर्विस अब भी नहीं खुलेगी, फिर चाहे जोन कोई भी हो। 17 मई तक हवाई यात्रा नहीं होगी, ट्रेन नहीं चलेंगी, मेट्रो भी नहीं चलेगी, किसी राज्य की बस दूसरे राज्य में नहीं जाएगी। जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को छोड़कर एक राज्य से दूसरे राज्य में आना जाना बंद रहेगा। स्कूल, कॉलेज बंद रहेंगे। शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, होटल, जिम इत्यादि सब बंद रहेंगे। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब बंद रहेंगे। धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक और खेल के कार्यक्रम बिल्कुल नहीं होंगे। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक जरूरी सेवाओं को छोड़कर कोई आवाजाही नहीं होगी। 65 वर्ष से ऊपर आयु के लोग और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे और गर्भवती महिलाएं घर से बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन 3 मई के बाद आपको अपने इलाके के हिसाब से लॉकडाउन में कई रियायतें मिल जाएंगी। जैसे हम आपको रेड जोन के बारे में पहले बताते हैं कि अगर आपका इलाका रेड जोन में है, जो सबसे खतरनाक जोन है, तो आपको 3 मई के बाद क्या छूट मिल सकती है। बस इसमें शर्त यह है कि आपका इलाका कंटेनमेंट जोन से बाहर होना चाहिए। कंटेनमेंट जोन का मतलब यह है कि जो इलाका कोरोना संक्रमण का हॉटस्पॉट है, हॉटस्पॉट के अंदर किसी तरह की कोई छूट नहीं है। लेकिन रेड जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर जो रियायतें मिलेंगी उनमें शहरी इलाकों में कंपनियों के ऑफिस खुल सकेंगे, लेकिन उन्हें 33% कर्मचारियों के साथ ही काम करना पड़ेगा। बाकी कर्मचारियों को घर से काम करना होगा। फैक्ट्रियां खुल सकेंगी। जिन फैक्ट्रियों को छूट दी गई है उनमें दैनिक उपयोग के सामानों का उत्पादन करने वाली फैक्ट्रियां, दवाओं और मेडिकल उपकरण बनाने की पूरी प्रक्रिया से जुड़ी फैक्ट्रियां, आईटी हार्डवेयर बनाने वाली फैक्ट्रियां, जूट उद्योग से जुड़ी कंपनियां, पैकेजिंग से जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स शामिल हैं। शहरी इलाकों में निर्माण कार्य भी शुरू हो सकेंगे, लेकिन ये वहीं पर होगा जहां पर निर्माण कार्य की जगह पर मजदूर उपलब्ध हैं, यानी जहां पर कंस्ट्रक्शन के लिए मजदूर उपलब्ध हैं, क्योंकि बाहर से मजदूर लाने की इजाजत नहीं है। शॉपिंग मॉल्स, बाजार और मार्केट कॉम्प्लेक्सेस बंद रहेंगे, लेकिन शहरी इलाकों में मोहल्ले और कॉलोनी की जो दुकानें हैं, स्टैंड अलोन जो शॉप्स होती हैं, जो अकेली होती हैं दुकानें, वो खुली रहेंगी। रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्सेस में हर तरह की दुकानें खुल सकेंगी, फिर चाहे वो दैनिक उपयोग के लिए जरूरी सामानों की दुकानें हो या फिर गैर जरूरी सामान की दुकान हो।
लेकिन अभी गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि गैर जरूरी सामान की दुकानों में शराब की दुकानें रेड जोन में नहीं खुलेंगी। शराब की दुकानें सिर्फ ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही खुलेंगी, रेड जोन में नहीं खुलेंगी। बहुत सारे लोग इसका भी इंतजार कर रहे थे, हम जानते हैं, इसलिए ये जानकारी भी आप तक पहुंचाना जरूरी है। रेड जोन में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। ऑनलाइन शॉपिंग सिर्फ जरूरी सामान के लिए ही कर सकेंगे आप। रेड जोन में सिर्फ परमिशन मिलने के बाद ही 4 व्हीलर व्हीकल्स चलेंगे। इनमें ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम एक गाड़ी में 2 लोग ही बैठ पाएंगे। बाइक पर पीछे कोई नहीं बैठ सकेगा। साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब सर्विस, बस, सैलून्स और स्पास को रेड जोन में मंजूरी अब भी नहीं दी गई है। लेकिन रेड जोन के ग्रामीण इलाकों में बहुत सारी रियायतें दी गई हैं। ग्रामीण इलाकों में सभी उद्योग और निर्माण कार्यों को मंजूरी दे दी गई है। शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खुल सकती हैं। सभी तरह के कृषि कार्यों के लिए भी छूट दी गई है। खेती बाड़ी अब हो सकती है। अब आपको ऑरेंज जोन के बारे में बताते हैं। इन इलाकों में रेड जोन की वो सभी रियायतें मिलेंगी जो अभी हमने आपको बताई, लेकिन इसके अलावा ऑरेंज जोन में 3 मई के बाद टैक्सी और कैब सर्विस को भी शर्तों के साथ मंजूरी दी गई है। एक गाड़ी में एक ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही बैठ सकते हैं, लेकिन आप जिले से बाहर नहीं जा पाएंगे। आपको अपने ही जिले के अंदर यात्रा करनी होगी। अब आपको ग्रीन जोन के बारे में बताते हैं। स्कूल, कॉलेज, शॉपिंग मॉल, बाजार, सिनेमा हॉल, धार्मिक स्थल यहां पर भी बंद रहेंगे। लेकिन ग्रीन जोन में 3 मई के बाद दूसरी सभी गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ग्रीन जोन की सबसे बड़ी छूट यह है कि इन इलाकों में अब बसें चल सकेंगी, लेकिन बसों में सीटों की क्षमता से सिर्फ 50% लोग ही सफर कर सकेंगे। बस डिपो 50% कम क्षमता से काम करेंगे। एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि सभी जोनों में अस्पतालों की ओपीडी सर्विस और मेडिकल क्लिनिक खोलने की परमिशन दे दी गई है। हालांकि कंटेनमेंट जोन के अंदर इनकी इजाजत नहीं दी गई है। 17 मई तक भारत में लॉकडाउन के 54 दिन पूरे हो जाएंगे। कई देशों के मुकाबले भारत का लॉकडाउन काफी लंबा है, जबकि कई देश इसके मुकाबले कम छोटे लॉकडाउन कर रहे हैं। अब बाकी की दुनिया पर नजर डालते हैं। इटली में 9 मार्च से लॉकडाउन चल रहा है और अब तक इसके 51 दिन हो चुके हैं। स्पेन में 14 मार्च से लेकर 43 दिन तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा और 26 अप्रैल के बाद इसमें आंशिक छूट दी गई। ईरान में 14 मार्च से 18 अप्रैल तक यानी 35 दिनों तक संपूर्ण लॉकडाउन रहा। अर्जेंटीना में 21 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे अब 10 मई तक बढ़ा दिया गया है, यानी वहां पर भी करीब 50 दिनों का लॉकडाउन होगा। बेल्जियम में लॉकडाउन को 45 दिन हो चुके हैं, वहां 17 मार्च से लॉकडाउन है, जिसे अब 3 मई तक बढ़ा दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 23 मार्च से गैर जरूरी गतिविधियां बंद हैं। वहां के कई राज्यों में पिछले 31 दिन से संपूर्ण लॉकडाउन है। सिंगापुर में लगभग 2 महीनों से आंशिक लॉकडाउन है। यानी लॉकडाउन तो पूरी दुनिया में इस समय चल रहा है, लेकिन यह हर देश की सरकार के ऊपर है कि वो लंबे लॉकडाउन रखना चाहती है या छोटे लॉकडाउन रखना चाहती है। लेकिन अगर आप भारत को देखें तो भारत अब तक काफी सफल रहा है। यानी अगर 17 मई के बाद भी भारत में लॉकडाउन बढ़ाया गया तो हो सकता है कि इस मामले में भारत एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे। सबसे लंबा लॉकडाउन भारत में हो जाएगा। कुल मिलाकर आपको कुछ और दिन लॉकडाउन में गुजारने हैं और यह अच्छा रहेगा कि आप इस लॉकडाउन के लिए मानसिक रूप से अपने आप को तैयार कर लें। अब तक तो आपको लॉकडाउन के नियमों के बारे में पता चल गया होगा और बहुत सारे लोगों को तो अब आदत भी पड़ गई होगी लॉकडाउन की। इसलिए इस बार हमें लगता है 2 और हफ्ते लॉकडाउन के अंदर बिताने में आपको कोई खास कष्ट नहीं होगा। कोरोना के संकट से लड़ते भारत में इस वक्त 3 तरह के लोग दिखते हैं। एक वो हैं जो राष्ट्रभक्त हैं, जो समझदार हैं। ऐसे लोग न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं बल्कि दूसरों की सेवा भी कर रहे हैं। दूसरे वो लोग हैं जिनकी अपनी कुछ मजबूरी है और थोड़ी नादानी है, जिसकी वजह से वो नियमों का उल्लंघन करते हैं। लेकिन तीसरे वो लोग हैं जो ना तो नादान है न मजबूर हैं। ऐसे लोग जानबूझकर नियमों को तोड़ते हैं और देश को भी तोड़ते हैं। ये लोग नियमों को तोड़ने के साथ साथ देश को भी तोड़ना चाहते हैं। यही लोग सबसे खतरनाक हैं। यही लोग हमारे डॉक्टर्स पर, हेल्थ वर्कर्स पर, पुलिस और प्रशासन के कर्मचारियों पर हमले कर रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और उन्हें अपना काम करने से रोक रहे हैं। ये सारे वो लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में हार जाए। मन ही मन ये अपनी ही टीम को हराने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग वायरस के दोस्त हैं और देश के दुश्मन हैं, लेकिन देश के लिए ये किसी वायरस से कम नहीं। देश और समाज के इन्हीं दुश्मनों से जुड़ी कुछ तस्वीरें
आज हमारे पास हैदराबाद और गुजरात के गोधरा से आई हैं। सबसे पहले हम आपको हैदराबाद की ये तस्वीर दिखाते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि एक पुलिसकर्मी और उसके साथी को कुछ लोगों ने घेर लिया है। इनमें से एक व्यक्ति पुलिसकर्मियों से बहस कर रहा है और उन्हें धमका रहा है। ये व्यक्ति हैदराबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का स्थानीय पार्षद है। इसका नाम मुर्तजा अली है। गुरुवार को मुर्तजा अली इन पुलिसकर्मियों को इसलिए धमका रहा था क्योंकि इन पुलिसकर्मियों ने उन लोगों को रोकने की कोशिश की थी जो लोग पुराने हैदराबाद के इस मोहल्ले की एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठा हुए थे। यानी ये लोग अब भी मानने के लिए तैयार नहीं हैं। देश में कानून है कि कभी भी किसी भी न मंदिर में न मस्जिद में लोग नहीं जाएंगे, नमाज मस्जिद में नहीं पढ़ी जाएंगी, मस्जिदें बंद हैं, लेकिन ये कानून इन लोगों के ऊपर लागू नहीं होते। पुलिस वालों ने इन्हें समझाया बहुत प्यार से कि नमाज के लिए लोग इकट्ठा नहीं हो सकते क्योंकि सभी धार्मिक स्थल बंद हैं, लेकिन इस बात पर यह पार्षद मुर्तजा अली पुलिस वालों पर भड़क गया, धमकियां देने लगा कि मस्जिद में कोई ताला लगाकर तो दिखाए। ऐसी किसी की हिम्मत है जो ताला लगाए? आप तस्वीरों में यह भी देख सकते हैं कि इस व्यक्ति ने मास्क भी नहीं पहना हुआ है और बेहद करीब जाकर पुलिस वालों को धमका भी रहा है और एक बार तो उसने पुलिस वाले को पकड़ भी लिया। यानी ये लोग खुद तो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और जो लोग नियमों का पालन करने में जुटे हैं उन्हें भी ऐसा करने से रोक रहे हैं। पहले आप ये देखिए कि इस नेता की, इस छुटभैये नेता की इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो इस देश के पुलिस वाले को धमकाए। इसकी हिम्मत पहले आप देखिए और उसके बाद इसकी हिम्मत को हम तोड़ेंगे। बताओ, लाख डाल के जाओ। आप मत जाओ, आप ठहरो। लाख डालना, परमिशन बताना, लाख डाल के जाना। तुम बोले ना, फालतू बात नहीं। मैं बैठने को इधर डाला साहब। फालतू बात नहीं। पूरा इधर दबा दे के बोले ना, मैं बोल रहा हूँ अरे कैसा ही निकालते तुम करी क्या नहीं निकालना। तुम अब परमिशन बता के जाना। लाख डाल दो मैं मस्जिद को। मैं बोल रहा हूँ लाख डालने क्या है तुम? जाके मंदिर में बना रहो। भाई साहब तुम नहीं थे, तुम बेकार बात नहीं करना। नहीं थे। बुलाओ साहब को, बुलाओ। लाख डला दो भाई, परमिशन बताना। तुम नाम बताओ ब्याज का। गाड़ी को निकाल रहे वो, क्यों निकाल रहे? हाथ नको लाओ साहब। आप हाथ नको लगाओ, डिसिप्लिन में ड्यूटी करो आप, समझे आप? परमिशन बता के जाएंगे आप। अभी तो ये आदमी सिर्फ पार्षद बना है, अगर इससे भी ऊपर किसी बड़े पद पर बैठ जाए तो आप अंदाजा लगाइए कि ये क्या करेगा। और ऐसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं भी इस विचारधारा के जो बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, और वो लोग इन पदों पर बैठकर कैसे फैसला करते होंगे अब आपको समझ में आया होगा। और अगर आप दोबारा तस्वीरों को देखेंगे तो आप ये भी देख पाएंगे इस आदमी ने पुलिस की वर्दी पर हाथ डाला। पुलिस को, जो पुलिसकर्मी है, उसे अपनी ड्यूटी करने से रोका, उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, उसकी वर्दी को खींचने की कोशिश की। इस देश में ऐसी किसकी हिम्मत हो सकती है जो पुलिस की वर्दी पर हाथ डाल दे? दूसरी बात आपने यहां देखी होगी कि ये जो दो पुलिस वाले हैं ये बिल्कुल सहमे हुए हैं। ये बहुत सहम कर और बहुत सम्मान के साथ, इज्जत के साथ इन लोगों से बात कर रहे हैं, लेकिन ये लोग पुलिस वालों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, उनको हाथ लगा रहे हैं, उन्हें धमका रहे हैं और खुलेआम ड्यूटी करने से रोक रहे हैं। और ये बात आपको हम बार बार कहते हैं कि इस देश में ऐसे बहुत सारे मोहल्ले हैं जहां पुलिस ऐसे ही सहम कर रहती है, जहां इस देश के नियम और कानून चलते नहीं, जहां इस देश का संविधान चलता नहीं। अब इन पुलिस वालों को देखिए, इनकी मजबूरी को देखिए, इनके डर को देखिए। ये ऐसे मोहल्ले में चले गए हैं, मस्जिद के सामने खड़े हैं, जहां ये जानते नहीं कि कब इनकी पिटाई हो जाए, कब इन्हें यहां से भागना पड़े। क्यों भागना पड़े? क्योंकि एक खास वर्ग के लोग इन मोहल्लों में रहते हैं और वो ना तो नियम मानते हैं, ना संविधान मानते हैं। और हमसे और आपसे ये सारे लोग ये उम्मीद करते हैं कि हम धर्मनिरपेक्ष बनकर इन लोगों के लिए बोलेंगे। ये वो लोग हैं जो असल में इस देश को धर्मनिरपेक्ष होने नहीं देना चाहते। ये हैं सबसे बड़े सांप्रदायिक लोग, ये सांप्रदायिक ताकतें हैं जो इस समय जो देश के शरीफ लोग हैं उनको भी डिस्करेज करती हैं कि आप नियम मत मानिए, आप कानून मत मानिए। ये तस्वीरें
आज बहुत दिल तोड़ने वाली तस्वीरें हैं और हम ये चाहेंगे कि देश के जो पुलिस वाले हैं, जो खाकी पहनकर हम सब की रक्षा करते हैं, उन्हें भी इसके बारे में सोचना होगा कि वो ऐसे लोगों के सामने चुप ना रहें। इन धमकियों के बाद दोनों पुलिसकर्मी अपनी जान बचाकर उस मोहल्ले से किसी तरीके से वापस आए। वीडियो सामने आने के बाद हैदराबाद में इस पार्टी के पार्षद पर एक एफआईआर भी दर्ज कर ली गई। लेकिन बात सिर्फ कानूनी कार्रवाई की नहीं है, बात सोच की है, बात हिम्मत की है। इस आदमी की इतनी हिम्मत हुई कैसे? ये आदमी की सोच में और इस जैसे और बहुत सारे जो लोग हैं, इनकी सोच में कहीं ना कहीं ये बात है कि ये जानते हैं कि इन्हें बचाने वाले इस देश में बहुत हैं। ये जानते हैं कि इनके ऊपर राजनीति होती है, तुरंत बहुत सारे राजनीतिक दल और राजनीतिक विचारधारा के लोग और विपक्षी नेता तुरंत आ जाएंगे, बुद्धिजीवी तुरंत आ जाएंगे इन लोगों का पक्ष लेने के लिए। और फिर यह बताया जाएगा कि ये जो कौम है, ये जो वर्ग है, ये कितना डरा हुआ है, ये इस पर कितना अत्याचार हो रहा है। फिर यह बताया जाएगा कि ये जो पार्षद है, ये कौन कौन से सपने देखता था, ये क्या बनना चाहता था, ये कितना शरीफ आदमी है, ये कितने और लोगों को खाना खिलाता था। अब ये हमारे देश का एक मोडस ऑपरेंडाई बन चुका है और अब ये बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। आज सवाल यह है कि हमारे देश में कितनी ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं और उनके कितने ऐसे नेता हैं जो खुलकर इस घटना की निंदा करने के लिए सामने आएंगे। और हमारी चुनौती है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई और विपक्षी दल हो, इनमें से देखते हैं कितने पार्टियों के नेता, कितने पार्टियों के प्रवक्ता कल बाहर निकलकर इस घटना की निंदा करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। कितने लोग ऐसे हैं जो खुलकर ये कह सकें कि इस देश में एक भी मस्जिद खुलेगी नहीं, हर मस्जिद पर ताला लगेगा, वैसे ही जैसे मंदिरों पर लगा है, चर्च पर लगा है, गुरुद्वारों पर लगा है। लेकिन हम जानते हैं ऐसी हिम्मत किसी की होगी नहीं। जो लोग इस तरह की घटना पर चुप हो जाते हैं, वही लोग ये भी कहते हैं कि देश को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, देश में संविधान खतरे में आ गया, अभिव्यक्ति की आजादी खतरे में आ गई। क्या यह अभिव्यक्ति की आजादी है? क्या इसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहते हैं? क्या इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं? जब एक धर्म के लोग बाकी के लोगों को डराने लगे, ये कैसा धर्म है? मुझे यह समझ में नहीं आ रहा कि इस धर्म के लोग अब पुलिस को डराते हैं, प्रशासन को डराते हैं, डॉक्टरों को डराते हैं। और बहुत सारे लोग जो कंफ्यूज करते हैं वो इस बात पर है, ऐसा नहीं है कि लॉकडाउन का उल्लंघन सिर्फ एक धर्म के लोग कर रहे हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन हर धर्म के लोग कर रहे हैं। आपने देखा होगा मंदिरों के बाहर भी आपको भीड़ मिलेगी इस दौरान, और भी जगह आपको इस दौरान बाजारों में भी भीड़ मिल जाएगी। लेकिन मंदिर के बाहर भीड़ लगाकर पूजा करना और लॉकडाउन को तोड़ना अलग बात है, वो भी गलत है, गैर कानूनी है। लेकिन उस भीड़ में से पुलिस वालों पर कोई पत्थर नहीं फेंकता, पुलिस वाले की गिरबान पकड़कर कोई ये नहीं कहता कि तेरी हिम्मत कैसे हुई कि तुम यहां पर आओ। पुलिस वालों को वहां से भागना नहीं पड़ता। एक खास वर्ग है और कुछ खास जगहें हैं जहां पत्थरबाजी होती है, जहां इस तरह की घटनाएं होती हैं जो ये सुनिश्चित करें कि आपका और हमारा देश कोरोना वायरस के खिलाफ इस युद्ध में हार जाए। और ये वही लोग हैं, इसलिए इन लोगों को हर रोज एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। हम जानते हैं हमारी ये बात बहुत सारे लोगों को बड़ी चुभेगी, बहुत सारे लोगों को ये बात बहुत बुरी लगेगी, बहुत सारे इल्जाम हमारे ऊपर भी लगेंगे और कहा जाएगा कि हम धार्मिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल यह है, ये लोग क्या कर रहे हैं और जो लोग इनका साथ दे रहे हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, और जो लोग इन पर चुप रहते हैं वो लोग क्या कर रहे हैं। जब ऐसी तस्वीरें, ऐसे वीडियोस हम दिखाते हैं तो इस सोच पर हम सवाल उठाते हैं और हमें ही उसके बाद धर्मनिरपेक्षता के उपदेश दे दिए जाते हैं। अब आप ही बताइए, क्या ऐसी सोच के खिलाफ हमें बोलना नहीं चाहिए जो देश को खतरे में डाल रही है? हम किसी धर्म की बात नहीं करते, हम उन लोगों की बात करते हैं जो देश में रहते हुए देश के दुश्मनों की तरह व्यवहार कर रहे हैं और इसे पूरा देश चुपचाप असहाय होकर देख रहा है। इसलिए ये जो कोरोना काल है, इसकी एक बात जो लोग हमेशा याद रखेंगे वो ये है कि इस कोरोना के संकट काल ने कुछ खास लोगों को हमेशा के लिए एक्सपोज कर दिया। इस देश में भारत के साथ कौन है और भारत के खिलाफ कौन है, इसको एक्सपोज कर दिया। हमारे पास आज गुजरात के गोधरा से भी तस्वीरें आई हैं। गोधरा के एक इलाके में प्रशासन और पुलिस की टीम पर पथराव हुआ। प्रशासन और पुलिस के कर्मचारी इस इलाके को सील करने के लिए गए थे क्योंकि यह इलाका कोरोना वायरस का हॉटस्पॉट बन चुका है। गोधरा में सबसे ज्यादा संक्रमण के मामले इसी इलाके में हैं। इलाके में जब बैरिकेडिंग और सीलिंग के लिए प्रशासन की टीम पहुंची तो कुछ स्थानीय लोगों ने विरोध किया।
लोगों को भड़काकर इकट्ठा किया गया और इसके बाद पथराव शुरू हो गया। हालत यह हो गई कि पुलिस को और ज्यादा एक्स्ट्रा फोर्स बुलानी पड़ी और भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा। पुलिस ने 30 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है, 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। लेकिन सवाल वही है, बार बार एक विशेष सोच वाले लोग ही हर जगह, हर राज्य में, हर शहर में ऐसी घटना क्यों कर रहे हैं? सबसे बड़ा सवाल यह है, बार बार एक ही खास विचारधारा के लोगों का नाम कैसे आ रहा है? कैसे बार बार एक ही विचारधारा, एक ही वर्ग के लोग भारत को हराने के लिए एक अलग टीम बनाने में जुटे हुए हैं? ये एक बड़ा सवाल है। इस टीम को तोड़ना होगा। हम आपको बार बार कहते हैं, सरकार भी आपको कहती है कि जो कोरोना वायरस की जो चेन है, इसे तोड़ना चाहिए। इस चेन को तो हम तोड़ लेंगे, लेकिन जो वायरस की ये जो नई टीम हमारे देश में बन रही है, इस टीम को तोड़ना भी बहुत जरूरी है। इसलिए आज आप अपनी डायरी में नोट करके रखिए ये लोग कौन हैं, और ये भी नोट करके रखिए इन लोगों की हिम्मत बढ़ाने वाले लोग कौन है जो इनके पक्ष में आकर बयान देते हैं, और कौन है जो इनको रहम दिलवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। अब आपको धर्मनिरपेक्षता की दुहाई देने वाले कुछ बुद्धिजीवियों की असलियत भी हम बताते हैं, क्योंकि ये वो बुद्धिजीवी हैं जो आतंकवादियों को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट का समय बर्बाद करते हैं। वकालत छोटी मोटी सीख ली कहीं से और उस वकालत का दुरुपयोग करते हैं। जो जानकारी छोटी मोटी इकट्ठा की है इधर उधर से, उस वकालत को, उस जानकारी को देश को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने रामायण और महाभारत सीरियल के प्रसारण पर सवाल उठाए हैं और यह कहा है कि जब लोग लॉकडाउन में हैं तो सरकार एक बड़ी आबादी को इन सीरियल्स के नाम पर यह एक तरह की अफीम खिला रही है। धार्मिक भावनाओं को भड़काने के आरोप में उनकी इस टिप्पणी पर गुजरात में उन पर एक एफआईआर हुई है जो बिल्कुल सही हुई है। इस एफआईआर के खिलाफ प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। लेकिन अब आपने ये देखा कि ऐसे लोगों की हिम्मत कैसे बढ़ती है, क्योंकि ये लोग कानूनी दांवपेच जानते हैं। ये लोग न जाने इनके पास ऐसी कौन सी कला है कि ये सीधे सुप्रीम कोर्ट जाते हैं और इन्हें कुछ ही घंटों में इनकी सुनवाई भी हो जाती है और इनकी गिरफ्तारी पर रोक भी लग जाती है। इसलिए इन लोगों की हिम्मत इतनी बढ़ती है। अब आप सोचिए, प्रशांत भूषण जैसे वकील को सुप्रीम कोर्ट का समय ऐसी चीजों पर बर्बाद करने के बजाय देश के लिए कोई अच्छा काम करना चाहिए था। कोई और समस्या लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट में जाते जिससे किसी का भला होता तो शायद अच्छा रहता। लेकिन इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो भी आप सबको जाननी जरूरी है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह टिप्पणी प्रशांत भूषण और उनके दोस्त आपको नहीं बताएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर व्यक्ति को अपना मनपसंद कार्यक्रम देखने की आजादी है। कोई ये कैसे तय कर सकता है कि आम दर्शक क्या देखे और क्या ना देखे? कोई ये कैसे तय करेगा कि कौन रामायण देखेगा, कौन महाभारत देखेगा या कौन नहीं देखेगा? इसलिए प्रशांत भूषण को आज सुप्रीम कोर्ट से जो ये टिप्पणी मिली है, ये उनके लिए एक सीख होनी चाहिए कि आगे से देश को तोड़ने और समाज को तोड़ने की बातों पर सुप्रीम कोर्ट का वक्त जाया ना करें। अब आपने ये समझ लिया होगा कि ये पूरा नेक्सस कैसे चलता है। पहले पत्थरबाजी होती है, पत्थरबाजी करके पुलिस और डॉक्टरों को भगाया जाता है। उसके बाद एक पूरा वर्ग इकट्ठा हो जाता है जो इन लोगों की तरफदारी करता है। ये वही वर्ग है जो आतंकवादियों की भी तरफदारी करता है। और उसके बाद इनको एक लीगल प्रोटेक्शन, क्योंकि इनके ऐसे बुद्धिजीवियों में बहुत सारे वकील भी हैं, बहुत सारे पत्रकार भी हैं और विपक्षी नेता हैं। ये सारे लोग और कुछ विपक्षी नेता ऐसे हैं जो कि अलग अलग राज्यों में सरकारें भी चला रहे हैं। वहां ये अपने सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते हैं, एफआईआर करवाते हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाकर तुरंत रिलीफ भी ले लेते हैं। इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए। पूरी दुनिया में ज्यादातर लोगों ने आजकल आपने देखा होगा परिश्रम को शर्म का विषय बना दिया है। परिश्रम इस दुनिया में सबसे सस्ता है। लोग श्रम से अब जी चुराने लगे हैं और इसे सिर्फ मजदूरों और गरीबों की नियति का हिस्सा मान लिया गया है। जो लोग आर्थिक रूप से सक्षम हैं उनमें से ज्यादातर लोग परिश्रम नहीं करना चाहते। ऐसे लोग सिर्फ दूसरों के परिश्रम को बेचकर सफलता हासिल करना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं। श्रम का अर्थ सिर्फ सड़कों और भवनों का निर्माण करना नहीं है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन का काम करना नहीं है। श्रम का अर्थ जीवन का निर्माण करना भी है। इसलिए आज अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे के मौके पर हम आपको श्रम का महत्व समझाने वाला एक विश्लेषण करेंगे।
आगे बढ़ने से पहले ये तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। ये हमारे देश के श्रमिक हैं। ये वो लोग हैं जो मेहनत करते हैं, कड़ा परिश्रम करते हैं, उसके बाद अपनी जीविका चलाते हैं, अपने परिवार का पेट भरते हैं। लेकिन हम लोग इनका सम्मान नहीं करते। हम लोग इन्हें छोटा आदमी समझते हैं, हम लोग इन्हें गरीब आदमी समझते हैं। इसलिए श्रमिक दिवस पर आज जो सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे देश के श्रमिकों के लिए वो ये है कि अब ये सारे लोग जो अलग अलग राज्यों में अभी तक अटके पड़े थे, अब ये सब लोग अपने अपने घर वापस जा पाएंगे। इनके लिए सरकार ने इंतजाम कर दिया है और इन्होंने जाना शुरू भी कर दिया है। इसलिए आज इन सारे लोगों को, जिनको अभी आप देख रहे हैं, इनको नमन करने का दिन है, क्योंकि ये लोग मेहनत से अपना पेट भरते हैं। इस विश्लेषण को भी हमने पूरे परिश्रम के साथ आज तैयार किया है। इसलिए आज आपको अपना सारा आलस्य छोड़कर इस परिश्रम से किए गए विश्लेषण को देखना चाहिए। बहुत परिश्रम हुआ है इसमें। मजदूर दिवस को हम हमेशा ट्रेड यूनियन संगोष्ठियों, सेमिनारों और वामपंथी पार्टियों की रैलियों की नजर से ही देखते हैं, लेकिन आज हम आपको परिश्रम का आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि परिश्रम को आप इतना सस्ता क्यों समझते हैं और जो लोग कठोर परिश्रम करते हैं उन्हें आप इतना छोटा क्यों समझते हैं। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी एक बार घूमते घूमते एक गांव में पहुंचे। वहां उनके स्वागत में गांव के एक अमीर व्यक्ति ने एक शानदार भोज का आयोजन किया था। इस दौरान वहां एक गरीब किसान पहुंचा जिसके पास बाजरे की कुछ सूखी रोटियां थी। उसने ये रोटियां गुरु नानक के सामने रख दी। गुरु नानक जी इन रोटियों को बड़े चाव से खाने लगे। अमीर व्यक्ति ने, जो सेठ था, उसने गुरु नानक देव जी से पूछा कि आप इतना स्वादिष्ट पकवान छोड़कर ये सूखी रोटियां क्यों खा रहे हैं। तब गुरु नानक ने उस अमीर व्यक्ति की रोटी को हाथ से निचोड़ा और उसमें से खून निकलने लगा। और जब गरीब की रोटियों को गुरु नानक ने निचोड़ा तो उसमें से दूध टपकने लगा। और तब गुरु नानक ने गांव वालों को समझाया कि ये सूखी रोटियां इस किसान के श्रम से तैयार हुई हैं, जबकि इन पकवानों में गरीबों का खून मिला हुआ है। हमारा समाज भी आज ऐसे ही दो वर्गों में बटा हुआ है। एक वर्ग श्रम करता है, यानी परिश्रम करता है, जबकि दूसरा वर्ग श्रम करने वालों का सिर्फ खून चूसता है। लेकिन पैसा उन्हीं के पास है जो खून चूसते हैं। श्रमिकों की संख्या के मामले में भारत चीन के बाद पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। भारत में 52 करोड़ श्रमिक हैं, जबकि चीन में इनकी संख्या 80 करोड़ से ज्यादा है। लेकिन आज भारत के करोड़ों श्रमिक चाहकर भी मेहनत नहीं कर पा रहे, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से श्रम से जुड़ी सारी गतिविधियां बंद हैं। इसीलिए ये परेशान हैं। अलग अलग जगहों पर फंसे मजदूर या तो अपने घर लौटना चाहते हैं या फिर अपने काम पर लौटना चाहते हैं। खाली नहीं बैठना चाहते, क्योंकि ये खाली बैठ भी नहीं सकते। अब धीरे धीरे स्थितियां बदलने लगी हैं। मजदूर दिवस के मौके पर आज करीब 40 दिनों के बाद भारत में पहली बार एक पैसेंजर ट्रेन चली। यह ट्रेन तेलंगाना से झारखंड के बीच चलाई गई। इस ट्रेन में करीब 1200 मजदूर सवार हैं। इस ट्रेन के हर डिब्बे में 72 सीटों के मुकाबले सिर्फ 52 यात्रियों को बैठाया गया, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा सके। अब सरकार की कोशिश है कि इन मजदूरों को धीरे धीरे इनके घरों तक पहुंचाया जाए। और अब देखिए, ये वो ट्रेन है जो खास तौर पर इन मजदूरों के लिए, हमारे देश के श्रमिकों के लिए चलाई गई है। अब इस ट्रेन के जरिए बहुत सारे श्रमिक अपने अपने घर पहुंच जाएंगे। ये आज श्रमिक दिवस पर सबसे बड़ा गिफ्ट है हमारे श्रमिकों के लिए। हालांकि ये सारी आज़ादी कुछ नियमों के साथ दी गई है और इन मजदूरों को भी इन नियमों का पालन करना होगा। हमारे देश में ज्यादातर मजदूर ऐसे हैं जिन्हें मजदूर दिवस के अलावा शायद ही किसी दिन अपने काम से छुट्टी मिलती होगी, लेकिन अब ये लोग ना चाहकर भी 40 दिनों से छुट्टी पर हैं। लेकिन हमारे समाज में श्रम की इज्जत अब घटती जा रही है। श्रम करना शर्म का विषय बनता जा रहा है। श्रम की जगह लोग रुपए पैसों की इज्जत करने लगे हैं। आपने देखा होगा और अपने आप से आज ये सवाल पूछ के देखिएगा, आप लोग, हम लोग सिर्फ पैसा देखकर लोगों की इज्जत करते हैं। कौन आदमी कितनी बड़ी गाड़ी में चलता है ये देखकर उसकी इज्जत करते हैं। किस व्यक्ति के पास कितना बड़ा मकान है, उसका बैंक बैलेंस कितना है, उसके पास कितने नौकर हैं, उसके पास कितने लोग काम करते हैं,
वो कितने महंगे कपड़े पहनता है, कितना पैसे वाला है, इसके हिसाब से आप लोगों की इज्जत करते हैं। लेकिन अगर आपको यह पता चले कि कोई गरीब आदमी है लेकिन वो पूरे दिल से और ईमानदारी से परिश्रम करता है दिन रात और अपने परिश्रम की खाता है, तो आप उसकी इज्जत नहीं करते, आप सिर्फ उस पर तरस खाते हैं। ये फर्क है। हम ये भूल जाते हैं कि आपके पास जो धन दौलत रुपए पैसे हैं वो भी ऐसे ही श्रमिकों की मेहनत का नतीजा है। श्रमिक सबसे ईमानदार व्यक्ति होता है, लेकिन ईमानदारी को सम्मान देने का चलन अब हमारे समाज से समाप्त होता जा रहा है। हम ईमानदारों को उनकी जो इज्जत उन्हें चाहिए वो हम देते नहीं, और बेईमानी से पैसे कमाए गए अमीरों को भी हम इज्जत की नजर से, सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। आजकल मोबाइल फोन के एक क्लिक पर खाना घर आ जाता है। एक बटन दबाकर आप प्राइवेट टैक्सी बुला सकते हैं, कैब बुला सकते हैं। एक फोन कॉल करके आपके घर प्लम्बर, कारपेंटर, मिस्त्री कोई भी आ सकता है। ये सब हमें बहुत सुविधाजनक लगता है, लेकिन जो लोग ये सुविधाएं हम तक पहुंचाते हैं वही असली श्रमिक हैं। और आज ऐसे ही श्रमिकों के सम्मान का दिन है, इज्जत करने का दिन है। वर्ष 1889 में मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था द सेकंड इंटरनेशनल ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की घोषणा की थी, और तभी से हर वर्ष 1 मई को मजदूरों और श्रमिकों की मेहनत को सलाम किया जाता है। हालांकि भारत में मजदूर दिवस पहली बार 1923 में मनाया गया था। श्रमिकों में आप और हमारे जैसे लोग भी आते हैं। भारत के कानूनों के मुताबिक जो लोग प्रोफेशनल्स हैं वो भी श्रमिकों की श्रेणी में ही आते हैं। यानी आप अपने दफ्तरों में जो काम करते हैं वो भी शारीरिक या फिर मानसिक श्रम के दायरे में आता है। लेकिन भारत में श्रम करने वाले भी कई वर्गों में बटे हुए हैं। कुछ लोग दूसरों के परिश्रम को बेच बेच कर ऐशो आराम की जिंदगी बिताते हैं, जबकि कुछ लोगों को कड़ी धूप में 12-12 घंटे ईंट पत्थर तोड़ते हुए कठोर परिश्रम करना पड़ता है, और उसके बाद ही उन्हें 2 वक्त की रूखी सूखी रोटी नसीब हो पाती है। और हम सब ये समझ लेते हैं कि ये सब हम सब की किस्मत है, उसकी किस्मत में यही लिखा है और हमारी किस्मत में यही लिखा है। श्रम का यही अंतर तय करता है कि आपकी रोटी से परिश्रम की महक आएगी या फिर आप अपना सुख सुविधाओं वाला संसार दूसरों की कमर तोड़ मेहनत के दम पर खड़ा करेंगे। आपने गौर किया होगा, जिनके पास अच्छे खासे पैसे हैं, जो पैसे वाले हैं, वो भी बाजार में खरीदारी करते हुए हमेशा डिस्काउंट मांगते हैं। पैसे वाले लोग सबसे पहले डिस्काउंट मांगते हैं, सबसे पहले बार्गेनिंग करते हैं, मोल भाव करते हैं गरीब आदमी के साथ। लेकिन यही लोग जब खुद कुछ बेचते हैं, यानी जब इन्हीं लोगों के बड़े बड़े शोरूम्स बनते हैं या ये लोग बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में अपने शोरूम के जरिए कुछ बेचते हैं, वहां पर ये फिक्स्ड प्राइस का टैग लगा देते हैं और कहते हैं कि फिक्स्ड प्राइस है, इस पर ना कोई डिस्काउंट होगा और ना कोई मोल भाव होगा। इसके विपरीत जब कोई गरीब अपना सामान बेचने जाता है तो पैसे वाले लोग उसके साथ मोल भाव करते हैं, कहते हैं भैया ठीक ठीक दाम लगाओ वरना किसी और से ले लेंगे। और एक गरीब सब्जी वाले से भी मुफ्त का हम धनिया लेना कभी भूलते नहीं, मुफ्त की हरी मिर्च लेना भूलते नहीं, और उसे हम अपनी बड़ी शान समझते हैं और बड़ी खुशी से बताते हैं कि आज उन्होंने सब्जी खरीदते हुए कितने पैसे बचा लिए, कितने का धनिया और कितने का हरी मिर्च मुफ्त में ले लिया। बौद्ध धर्म की एक शाखा है जिसका नाम है ज़ेन। ज़ेन भिक्षु मानते हैं कि श्रम के बगैर तो ध्यान भी अधूरा है। ज़ेन दर्शन के मुताबिक सिर्फ संसार का त्याग करना और ऊंचे पर्वतों पर जाकर ध्यान में लीन हो जाना ही धर्म का पालन करना नहीं है। आप गृहस्थ जीवन जीते हुए, खेती बाड़ी करते हुए, व्यापार करते हुए या अपना कोई भी काम करते हुए, मरीजों का इलाज करते हुए भी धर्म के रास्ते पर चल सकते हैं। यानी आप चाहें कुछ भी काम करते हो, अगर आप परिश्रम से जी नहीं चुराते, ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो आप सच्चे आस्तिक हैं। इसलिए हिंदू धर्म में कर्म से मुंह ना मोड़ने वालों को कर्मयोगी कहा जाता है। बल्कि धर्म कोई भी आप ले लीजिए, हर धर्म में परिश्रम करने वालों को सम्मान की दृष्टि से देखा गया है, और हर धर्म में ये कहा गया है कि जो लोग ईमानदारी से परिश्रम करते हैं, अपना कर्म करते हैं, वो लोग सबसे श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन क्या हमारे आसपास के जीवन में, हमारे समाज में परिश्रम करने वाले लोगों को ही श्रेष्ठ माना जाता है? सवाल यह है कि आप भी सच में एक कर्मयोगी हैं या फिर आप सिर्फ दूसरों के श्रम का उपयोग करने वाले व्यक्ति हैं, उपभोग करने वाले व्यक्ति हैं। सच्चा शारीरिक या मानसिक श्रम वही होता है जिसके बाद आपको रात में सुकून की नींद आए। लेकिन आप जानकर हैरान होंगे कि भारत की बहुत बड़ी आबादी इस लायक ही नहीं है कि वो पूरी शिद्दत से परिश्रम भी कर सके। इसके लिए कुछ आंकड़े आपको दिखाते हैं। एस्पायरिंग माइंड एम्प्लॉयबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के 80% इंजीनियर्स के पास नए जमाने की टेक्नोलॉजी से जुड़े स्किल्स नहीं है।
इसी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में सिर्फ 3.4% इंजीनियर्स ऐसे हैं जिनके पास सॉफ्टवेयर से जुड़े स्टार्टअप्स में काम करने की योग्यता है। यह हाल तब है जब भारत खुद को दुनिया का स्टार्टअप हब बनाना चाहता है। सिर्फ 3% इंजीनियर्स ऐसे हैं जो टेक्नोलॉजी की दुनिया के उभरते हुए क्षेत्रों में काम करने की योग्यता रखते हैं। ये क्षेत्र हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस एंड मोबाइल डेवलपमेंट। यूनिसेफ द्वारा तैयार की गई एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2030 तक भारत के 30 करोड़ 96 लाख छात्र 10वीं कक्षा पास कर चुके होंगे। यह संख्या दक्षिण एशिया के बाकी देशों के मुकाबले सबसे ज्यादा है, लेकिन इन 30 करोड़ 96 लाख छात्रों में से सिर्फ 47% ही ऐसे होंगे जिनके पास रोजगार से जुड़ी कोई ना कोई योग्यता होगी। यानी बाकी के 16 करोड़ 40 लाख छात्र सिर्फ भीड़ का हिस्सा बनकर रह जाएंगे। इसके विपरीत श्रीलंका में वर्ष 2030 तक 10वीं क्लास पास करने वाले 68% छात्रों के पास कोई ना कोई स्किल होगा। भूटान जैसे छोटे से देश में भी यह संख्या 81% है। बांग्लादेश में 55% होगी। दक्षिण एशिया में भारत की स्थिति सिर्फ नेपाल, पाकिस्तान और मालदीव से कुछ बेहतर है। भारत के राज्यों की बात करें तो महाराष्ट्र में रोजगार के लायक लोगों की संख्या लगभग 68% है। तमिलनाडु में 63%, उत्तर प्रदेश में लगभग 61% रोजगार के लायक हैं। सबसे बुरी स्थिति राजस्थान, पश्चिम बंगाल और गुजरात की है। यहां कितने प्रतिशत लोग रोजगार के लायक हैं उसका आंकड़ा भी आपकी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर योग्यता हासिल करने के लिए भी श्रम करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन भारत की एक बड़ी जनसंख्या इस मामले में भी पीछे हट रही है और उसका कारण यह है कि परिश्रम करने के जो संस्कार हैं वो अब हम भूलते जा रहे हैं। हमारे समाज में लोग परिश्रम करने के संस्कारों को भुला रहे हैं और लोग शॉर्टकट के लिए जाते हैं। लोग सोचते हैं कोई ना कोई जुगाड़ निकालकर शॉर्टकट से चले जाएं। भारत के 52 करोड़ श्रमिकों में से 12 करोड़ ऐसे हैं जो कृषि के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं। 5 करोड़ श्रमिक ऐसे हैं जो फल, सब्जी और खाने पीने की छोटी मोटी दुकानें लगाते हैं, जबकि 16 करोड़ दैनिक मजदूर हैं। ये ऐसे श्रमिक हैं जिन्हें पैसा तभी मिलता है जब वो पूरे दिन जी तोड़ मेहनत करते हैं। इस्लाम में भी लिखा है कि किसी भी मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसे उसकी मजदूरी मिल जानी चाहिए। लेकिन क्या हमारे आसपास वाकई ऐसा होता है कि पसीना सूखने से पहले दिहाड़ी मिल जाए? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ज्यादातर मजदूर बिना मजदूरी पाए शोषण का शिकार होते रहते हैं और होते ही चले जाते हैं। और ऐसा आज से नहीं, वर्षों से हो रहा है। अगर आप हमारी फिल्मों पर भी नजर डालें तो हमारी फिल्मों में भी शोषण की ऐसी कहानियों को कई बार आपको दिखाया गया है। पहले की फिल्मों में आपको याद होगा, जो साहूकार होता था वो खेतों में काम करने वालों का शोषण किया करते थे। इसके बाद 70 का दशक आते आते फिल्मों में मिल मालिक मजदूरों का शोषण करने लगे और ये सब कुछ आपको हमारी फिल्मों में दिखेगा। 5-6 गिल्ली और बना के दे दूंगा भाई, नाराज क्यों होता है? अरे हाय हाय हाय, ये क्या लूट मची है? अभी सुखी लाला का हिस्सा कहाँ मिला है? चले आए नथु खैरू हराम का लेने के लिए। फेंक इसे, फेंक। ये लो, बाप शेर तो बेटा सवा शेर है। भतीजे, इसमें चचा का भी हिस्सा है। तुमने कौन सा हल चलाए? अरे बेटा, मैंने तुम्हारे बाप की जिंदगी में 500 रुपए का हल चलाया है, मालूम? तो तमाम सुरंगों के वर्कर्स की जान खतरे में। सेठ धनराजपुरी की माइन में काम करने वाला हर मजदूर अपनी तनख्वाह पाते ही सबसे पहले अपना कफन खरीद लेता है। आज फिल्में तो बहुत ग्लैमरस हो गई हैं, बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो बड़े ग्लैमरस हो गए हैं, उनके साथ ग्लैमर जुड़ा हुआ है और गरीबों और मजदूरों के शोषण की कहानियां फिल्मी पर्दों पर अब बहुत कम दिखाई देती हैं। पहले तो आपने देखा होगा 50 और 60 का जो दशक था उसमें ऐसी बहुत सारी फिल्में होती थीं जिसमें जो साहूकार होता था वो गांव में खेतों पर काम करने वाले मजदूरों का शोषण करता था। फिर 70 और 80 का दशक आया, ये जगह मिल मालिकों ने ले ली और वो मजदूरों का शोषण करने लगे। लेकिन अब जमाना बदल चुका है, अब ऐसे विषयों पर फिल्में नहीं बनती क्योंकि इसमें कोई ग्लैमर नहीं बचा। परिश्रम करने वालों में किसी को कोई ग्लैमर अब दिखाई नहीं देता। परिश्रम को सस्ता समझ लिया जाता है और ऐशो आराम के साधनों को सफलता की नई पहचान मान लिया गया है। और इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि ये जो मापदंड हैं समाज के, ये गलत है। इसलिए कल से अगर आपको कोई भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो पूरी ईमानदारी के साथ परिश्रम करता है और पूरी ईमानदारी से
अपनी रोजी रोटी कमाता है, चाहे उसको कितना भी कम पैसा मिलता हो, आपको उसे सबसे ज्यादा सम्मान देना चाहिए, सबसे ज्यादा इज्जत देनी चाहिए। और जब आपको कोई अमीर आदमी दिखाई देता है, सबसे पहले यह देखिए इसके पास वो पैसा कहीं परिश्रमी व्यक्तियों का खून चूसकर, मजदूरों का खून चूसकर वो पैसा तो नहीं आया है। अगर आपको लगता है कि आया है, तब अपने सम्मान में भी आप उसी तरह से उस व्यक्ति के सम्मान को कम कर दीजिए। सिर्फ बड़ी गाड़ी, बड़े घर और महंगे सूट पहनने से कुछ नहीं होता। यहां हम 3 मिनट का छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हम आपको पंजाब पुलिस के जांबाज अफसर हरजीत सिंह से मिलवाने वाले हैं। यह बहुत शानदार मुलाकात होगी। 18 दिन अस्पताल में बिताने के बाद हरजीत सिंह अपने घर आ गए हैं। कुछ दिनों पहले आपको याद होगा, कुछ अपराधियों ने लॉकडाउन के दौरान उनका हाथ काट दिया था क्योंकि उन्होंने उन अपराधियों का रास्ता रोका था। घर लौटने पर इस नायक का जबरदस्त स्वागत हुआ है और आज हमें उम्मीद है कि इस नायक से मिलने के बाद आप भी उम्मीदों से भर जाएंगे। आपको सकारात्मकता की एक नई एनर्जी मिलेगी, नई शक्ति मिलेगी। As they have tried their level best to bring the actual truth on surface. He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophis National Carrier. He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्री तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है। आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. ब्रेक पर जाने से पहले हम परिश्रमी लोगों की बात कर रहे थे, हम श्रम की बात कर रहे थे। हिंदू धर्म में कर्म के महत्व को समझाने के लिए 4 पुरुषार्थ जरूरी बताए गए हैं। ये पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इनका अर्थ यह है कि मनुष्य धर्म के काम करे, लेकिन श्रम से कभी जी ना चुराए। बिना श्रम के आप मोक्ष भी हासिल नहीं कर सकते। और गीता में कहा गया है कि व्यक्ति का अधिकार उसके कर्म पर है और उसके बिना फल की चिंता किए कर्म करते रहना चाहिए। लेकिन हमारे समाज में धीरे धीरे कर्म का महत्व कम होता जा रहा है और
आलस्य वाले जीवन जीने का नया तरीका अब बनता जा रहा है। अब हम सब आलस्य को पसंद करने लगे हैं। पश्चिम में एक बहुत प्रसिद्ध प्रचारक हुए थे जिनका नाम था एल्बर्ट कामुस। एल्बर्ट कामुस ने एक बार मजाक में कहा था कि एक जमाना ऐसा आएगा कि लोग प्रेम करने के लिए भी नौकर रखने लगेंगे। मजाक में कही गई ये बात आज सच हो गई है। आप प्रार्थनाएं किसी पंडित पुरोहित से करा लेते हैं, आपका भोजन कोई और आपके दरवाजे तक पहुंचा देता है, सुख सुविधाएं चलकर आपके घर आने लगी हैं। यानी श्रम करने की आपकी क्षमता दिनों दिन कम होती जा रही है। हो सकता है आगे आने वाले जमाने में आप मेडिटेशन करने के लिए भी किसी और को रख लेंगे, जैसे आपने आजकल प्रार्थनाएं करने के लिए, पूजा पाठ करने के लिए भी किसी और को रख लिया है, क्योंकि आपके पास उसका भी समय नहीं है, या ये कह लीजिए कि समय तो है लेकिन आलसी हो गए हैं। अब भी सिर्फ प्रेम ही एक ऐसा काम है जिसे आप खुद कर रहे हैं या खुद करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है आने वाले समय में प्रेम जताने के लिए भी आप किसी कंप्यूटर या ऑनलाइन सर्विस की सुविधाएं लेने लगे। वैसे इमोजीज तो आ ही गई हैं, आपने देखा होगा, इसलिए प्रेम भी डिजिटल होने लगा है। लोग 2 शब्द लिखने की बजाय, 4 शब्द लिखने की बजाय अब एक इमोजी भेज देते हैं और वो इमोजी अपने आप ही आपकी भावनाओं को प्रकट कर देता है। ये भी आलस्य की एक निशानी है। लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा, जीवन में प्राण और प्रेम में नए आयाम तभी आते हैं जब आप परिश्रम के रास्ते पर चलते हैं। इसलिए परिश्रम वाली ये बात हमेशा याद रखिएगा। कोरोना के संकट में श्रम का सम्मान तो और भी जरूरी हो गया है, लेकिन श्रम और निष्ठा के साथ देश की सेवा करने वालों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। इसलिए हमें ऐसे हमलों के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए और अपने नायकों को सम्मान देना चाहिए। पिछले दिनों लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले कुछ अपराधियों ने पंजाब पुलिस के सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह पर तलवार से हमला किया था और उनका एक हाथ काट दिया था। आपको याद होगा, उसका एक वीडियो भी आया था जब हरजीत सिंह ने इन लोगों को रोकने की कोशिश की थी। ये वो वीडियो है, अगर आप देखेंगे बड़ी स्क्रीन पर, 12 अप्रैल का ये वीडियो है। कुछ लोग इस गाड़ी में हैं, लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। ये लोग बाहर निकले, पुलिस ने रोकने की कोशिश की। हरजीत सिंह बहादुरी से आगे गए, लेकिन इन लोगों के पास तलवारें थीं और ये जब बाहर निकले तो इन्होंने तलवार से सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह का एक हाथ काट डाला। लेकिन अच्छी बात यह है कि डॉक्टरों ने लंबी सर्जरी के बाद उनके इस हाथ को जोड़ दिया है। 18 दिन तक अस्पताल में रहने के बाद हरजीत सिंह पटियाला में अपने घर वापस लौट आए हैं और इस मौके पर उनका स्वागत वैसे ही हुआ जैसे देश के लिए जान की बाजी लगा देने वाले किसी बहादुर सैनिक का होता है। जब हरजीत सिंह अपने घर पहुंचे तब लोग उन पर पुष्प वर्षा कर रहे थे, फूलों की बरसात हो रही थी उनके ऊपर, और यह इस बात का प्रतीक है कि देश कोरोना काल के नायकों का सम्मान करना भूला नहीं है, सीख चुका है। कोरोना बीमारी एक महाबीमारी है और जंग भी है, बीमारी भी है, डबल चीज है ये। हम पूरे देशवासियों को, मैं भी साथ हूँ और आप सभी सबको जो कोरोना के संबंध में ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे पुलिस कर्मचारी हैं या सफाई कर्मचारी हैं, कोई भी हैं, और चाहे डॉक्टर साहब हैं या जितने भी मतलब स्टाफ किसी भी रूप में जो कोरोना के संबंध में ड्यूटी कर रहा है, उनका हमें सभी देशवासियों को साथ देना चाहिए और घर में रहकर ही या इसका पालना करते हुए अगर रहेंगे तो कोरोना बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है, तो हम देश जीत सकते हैं। ये बीमारी है, ये किसी मजहब की नहीं है, किसी जात की या बरादरी की नहीं है, ये किसी को भी हो सकती है। इसमें कोई ये कोई जात बरादरी नहीं देखती, ये किसी को भी हो सकता है। बस यही है, हम तो चाहते हैं प्रशासन का भी साथ देना चाहिए, जो भी कोरोना के संबंध में ड्यूटी कर रहे हैं उनका सभी का साथ देना चाहिए। बस यही बोलूंगा, अपील करना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, हमें इनका साथ देना चाहिए, सभी का साथ देना चाहिए। बहुत बड़ा सम्मान है जी, मैं कभी सोचा भी नहीं था इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। जो आप दिया गया सम्मान में बहुत अच्छा लगा बस, और इसमें ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता था, वो इतना मैं सोचा भी नहीं था इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। बहुत अच्छा लगा, बहुत बड़ा सम्मान मिला।
सभी साथ देना चाहिए, बस बार बार एक ही अपील है देशवासियों को, सभी को ये एक ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए, हमला करने वाले को देखना चाहिए। क्योंकि जात बरादरी जहाँ इसमें राजनीति जैसे वोटों की राजनीति तो है नहीं है, ये कुछ नहीं देखते भी कौन सा धर्म है, कौन सी वोटर है या क्या चीज़ है। ये तो बस एक बीमारी है, बीमारी से कैसे निजात बनी है हम सबको पता है, सभी पढ़े लिखे हैं, उस पर अमल करना चाहिए भी कैसे निजात मिलेगी, उस पर उनको सभी को हम देशवासियों को हमको अमल करना चाहिए। एक अच्छे शहरी होने के होकर सभी उसका साथ देना चाहिए। ये कोई पर्सनल काम तो नहीं कर रहे, जैसे आप कर रहे हो या कोई भी काम कर रहा है, जो कोरोना के बारे में जो ड्यूटी कर रहा है, ड्यूटी होगी आपकी भी ड्यूटी है, जैसे भी उनका साथ देना चाहिए। अपील कर रहा हूँ सभी देशवासियों को, अपने आपके नामादियों से हम सबको कोरोना के संबंध में अपील ही है भी सभी देशवासियों को साथ देना चाहिए, हमको सभी लोगों को, सभी को इसके बीमारी को खत्म करने के लिए साथ जरूरी है। हमको साथ देंगे, देशवासी साथ देंगे तो ही ये कोरोना बीमारी दूर जाएगी। मेरे साथ मेरा पूरा पंजाब पुलिस और पंजाब सरकार ने सभी ने मेरा साथ दिया, तो मेरे को नहीं महसूस नहीं हुआ, सब भूल गए जी हम लोग कोई बड़ी बात, पूरे देश ने साथ दिया जी, बाद में तो मेरे को पता चला है। तो सब इंस्पेक्टर हरजीत सिंह को हम आप सब की तरफ से सलाम करना चाहते हैं। उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभाया, और जो खास बात आपने यहाँ उनके बारे में नोट की होगी, उनके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, उन्होंने किसी को रोकने की कोशिश की, अपराधियों को रोकने की कोशिश की, उन्होंने तलवार से उनका हाथ काट दिया। वो खुशकिस्मत थे कि हाथ उनका दोबारा से जुड़ गया, लेकिन उन्हें किसी से कोई शिकायत नहीं है। नकारात्मकता आपको उनके पूरी व्यक्तित्व में कहीं नजर नहीं आया होगा। वो कोई शिकायत नहीं कर रहे, किसी से नाराज नहीं है, वो क्रोधित नहीं है, वो अभी भी अपना काम करना चाहते हैं, तुरंत ड्यूटी पर लौटना चाहते हैं, और पूरे देश को यही बता रहे हैं कि कैसे इस युद्ध काल में लड़ना है। और अब उस तस्वीर को देखिए जो हमने हैदराबाद से आपको दिखाई थी, जो गोधरा से आपको दिखाई थी, वहां एक अलग वायरस की टीम इस सिस्टम से लड़ रही है। ये वो टीम है जो देश को तोड़ना चाहती है, जो हरजीत सिंह जैसे लोगों की मेहनत पर पानी फेरना चाहती है। अब आपको यह तय करना है कि आपको किसका साथ देना है। सेना के प्रति आभार जताना और सैनिकों का सम्मान करना हमारे देश की हमेशा से परंपरा रही है, और हर देशवासी इसे अपना कर्तव्य मानता है। कोरोना के खिलाफ फ्रंट लाइन पर युद्ध लड़ने वाले बहुत सारे लोग भी किसी सैनिक से कम नहीं हैं, और अब भारतीय सेना भी इन कोरोना वॉरियर्स के प्रति अपना आभार प्रकट करेगी। सेना ने इसका तरीका और तारीख भी तय कर ली है। 3 मई को, आप भी नोट कर लीजिए, 3 मई को भारत की तीनों सशस्त्र सेनाएं एक बहुत ही खास अंदाज में कोरोना वॉरियर्स को सलामी देंगी। इन कोरोना वॉरियर्स में डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, होमगार्ड और मीडिया भी शामिल हैं। 3 मई की सुबह वायुसेना श्रीनगर से तिरुवनंतपुरम तक और डिब्रूगढ़ से लेकर कच्छ तक फ्लाई पास्ट करेगी। वायुसेना के जो जहाज हैं वो फ्लाई पास्ट करेंगे। सेना कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के बाहर अपने विशेष जो सेना के बैंड हैं वो वहां परफॉर्म करेंगे, और हेलीकॉप्टर्स उन अस्पतालों पर फूल बरसाएंगे। सेना देश के अलग अलग पुलिस मेमोरियल्स में कोरोना के खिलाफ लड़ाई में शहीद हुए पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि देगी। शाम को नौसेना के जहाज समुद्र में एक अलग रोशनी बिखेरेंगे। On behalf of the defense services, we have decided to express our gratitude to all the corona warriors, every person who has been involved in providing support to our nation and to its people, in ensuring that all of us remain safe and we are able to overcome this problem in the days ahead. The nurses, the other people from the medical profession, sanitation workers, our police personnel, standing beside them, personnel from the home guards, delivery boys who have been delivering
essential commodities in the homes of the people. And of course, we cannot forget the media which has been reaching out to our population with the message that has emanated from our government from time to time. जनरल बिपिन रावत ने आपको वो सब लोगों के बारे में बताया जो इस संकट की घड़ी में अपने घरों को छोड़कर, अपने परिवारों को छोड़कर, अपनी जान खतरे में डालकर इस देश के लिए काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने मीडिया का भी नाम लिया और आपने ये भी देखा होगा कि मीडिया में, न्यूज़ चैनल्स पर आपको हर रोज़ पहले की तरह ही ताज़ा खबरें देखने को मिल रही हैं, ताज़ा अपडेट्स, ताज़ा जानकारियां, सब कुछ पहले की तरह ही चल रहा है। हमारे जो लोग हैं वो भी पहले की तरह ही काम कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप सब जो हमारे परिवार का हिस्सा हैं, आपको जानकारियां, सही जानकारियां बिल्कुल समय पर मिलती रहें। और अगर कहीं कोई फेक न्यूज़ चल रही है, कोई गलत जानकारी है, तो उसे भी हम आपके लिए ठीक करते हैं, क्योंकि इस संकट की घड़ी में जानकारी आपका सबसे बड़ा हथियार बन सकती है। इसलिए ये मत समझिए कि ये जो बाकी लोग काम कर रहे हैं सिर्फ शौक से काम कर रहे हैं। मीडिया में जो लोग हैं, हमारे साथ ही यहाँ जी न्यूज़ में जो लोग काम करते हैं, उनके परिवार के लोग भी उन्हें लेकर बहुत चिंतित रहते हैं। डर अपनी जान का सबको लगता है। सब जानते हैं कि एक बार बाहर निकले और अगर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए तो फिर जान भी जा सकती है, पूरे के पूरे परिवार तबाह हो सकते हैं। और आपने देखा होगा मुंबई में तो 50 से ज़्यादा पत्रकार कोरोना वायरस से संक्रमित पाए भी गए हैं। दिल्ली में भी कुछ पत्रकार कोरोना संक्रमित हुए हैं, लेकिन फिर भी आपको हर रोज़ आपके समाचार समय पर मिल रहे हैं। जनरल रावत ने जो दूसरी बात कही वो ये कि मनोबल जो है, मनोबल संकट के काल में मनोबल को ऊंचा रखना बहुत जरूरी है। और भारतीय सेनाएं जो करने जा रही है 3 मई को, वो देश के मनोबल को बहुत ऊंचा करेगा, वो आप सबके मनोबल को बहुत मजबूत करेगा, बहुत ऊंचा उठाएगा। क्योंकि जब तक आपका मनोबल मजबूत नहीं होगा तब तक आप इतने संकट की घड़ी में इसका सामना नहीं कर पाएंगे। इसलिए सेना अलग अलग तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रही है कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है। आप इस लड़ाई को लड़ते रहिए पूरी हिम्मत के साथ। कोरोना के इस दौर में दुनिया एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रही है, जंग लड़ रही है। इसमें एक मोर्चा भूखमरी का भी है। खासकर विकासशील और गरीब देशों में तो एक बहुत बड़ी लड़ाई भूखमरी से चल रही है। आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिसे देखकर आप सबको बहुत दुख भी होगा, कष्ट होगा। ड्रोन कैमरे से ली गई ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका की हैं, जहां खाने का पैकेट, एक पैकेट पाने के लिए लोगों की 4 किलोमीटर लंबी कतार लग गई है। दक्षिण अफ्रीका के प्रेटोरिया शहर की झुग्गियों में एक चैरिटी संस्था ने बुधवार को एक फूड कैंप लगाया, जिसमें भोजन के 8000 पैकेट्स बांटे जाने थे। और इन 8000 पैकेट्स के लिए कितनी बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई, ये आप देख सकते हैं। जब इन लोगों को एक लाइन में खड़ा किया गया तो ये लाइन 4 किलोमीटर लंबी हो गई। सोचिए ये किस तरह के हालात हैं जब भूख मिटाने के लिए लोग 4-4 किलोमीटर की लाइन में लगने के लिए मजबूर हैं। कोरोना वायरस की वजह से दक्षिण अफ्रीका में 5 हफ्ते से लॉकडाउन है। वहां कोरोना के करीब 5,500 मामले हैं और 100 से ज्यादा लोग मर चुके हैं। दक्षिण अफ्रीका में भूखमरी कोरोना से पहले भी एक बड़ी समस्या रही है और अब लॉकडाउन की वजह से ये समस्या और भी गंभीर हो गई है। ये इन तस्वीरों को देखकर आपकी समझ में भी आ रहा होगा। ये लाइन खाने के एक छोटे से पैकेट के लिए लगी है। कोरोना की महामारी अमीर और गरीब के बीच भेदभाव नहीं करती, लेकिन संकट की इस घड़ी में भूख जरूर भेदभाव कर रही है, जो गरीब देशों को अपना सबसे बड़ा शिकार बना रही है। लेकिन कोरोना के दौर में भोजन का ये संकट सिर्फ गरीब देशों की समस्या नहीं है। कुछ दिन पहले हमने आपको अमेरिका की एक तस्वीर दिखाई थी, जहां लॉकडाउन की वजह से करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए हैं। अब अमीर देश की हालत भी देख लीजिए। और ये जो अमीर देश है, अमेरिका जैसे देश, वहां पर भी हालात अब वैसे ही बन गए हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या अमेरिका में है। लॉकडाउन की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं और ये बेरोजगार लोग अब फूड बैंक्स पर आश्रित हैं।
फूड बैंक्स ऐसी गैर सरकारी संस्थाओं को कहते हैं जो जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाती हैं। अमेरिका में आजकल इन संस्थाओं के पास ज्यादा से ज्यादा भोजन सप्लाई करने की चुनौती बढ़ गई है। कई शहरों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जिनमें फूड बैंक्स के बाहर कारों की लंबी लाइन लगी है। फर्क बस इतना है कि दक्षिण अफ्रीका में जो लोग लाइन में लगे थे उनके पास गाड़ियां नहीं है लाइन में लगने के लिए, वो पैदल चलकर यहां तक आए थे। अमेरिका अमीर देश है, यहां पर मुफ्त खाने की भी अगर लाइन लगती है तो लोग गाड़ी में आते हैं और लाइन में भी गाड़ियों में लगते हैं। तो अमेरिका में जो गाड़ियों की जो आपने लाइन देखी, ये भी खाने के लिए है, मुफ्त खाने के लिए। ऐसी तस्वीरों को देखकर ही पूरी दुनिया में बहस चल रही है कि लॉकडाउन होना भी चाहिए या नहीं। कई लोग लॉकडाउन के पक्ष में नहीं है और वो यही कहते हैं कि अगर ऐसे ही लॉकडाउन चलता रहा तो कोरोना वायरस से ज्यादा मौत भूखमरी से हो जाएगी। कोरोना से तो बच जाएंगे लेकिन भूख से मर जाएंगे। भूखमरी के खिलाफ लड़ने वाली वैश्विक संस्था वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने आगाह किया है कि कोरोना महामारी से संघर्ष कर रही दुनिया भूखमरी की महामारी की कागार पर है। WFP की एक नई रिपोर्ट में बताया गया है कि पूरे विश्व में 13.5 करोड़ लोग भूखमरी के संकट या उससे भी बुरे स्तर का सामना कर रहे हैं। कोरोना और लॉकडाउन की वजह से 13 करोड़ और लोग इस वर्ष के अंत तक भूखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि दुनिया भर में 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो जिंदा रहने के लिए पूरी तरह इसी संस्था की मदद पर निर्भर हैं। अगर हालात नहीं सुधरे तो 3 महीने के अंदर ऐसी स्थिति हो जाएगी कि पूरी दुनिया में हर दिन 3 लाख लोग सिर्फ भूख से मर जाएंगे। इस संस्था का आकलन है कि बुरी से बुरी स्थिति में करीब 36 देशों में अकाल पड़ सकता है और उनमें से 10 देश ऐसे हैं जहां प्रत्येक देश में 10 लाख से ज्यादा लोग पहले से ही भूखमरी के शिकार हैं। इनमें यमन, कोंगो, अफगानिस्तान, वेनेजुएला, सूडान और नाइजीरिया जैसे गरीब देश शामिल हैं। WFP को अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान और अन्य विकसित देशों से आर्थिक मदद मिलती है जो खुद इस समय कोरोना महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। और संयुक्त राष्ट्र का कहना है अगर ये देश आर्थिक सहायता को रोकते हैं या कम करते हैं तो दुनिया भूखमरी के अभूतपूर्व हालात का सामना करेगी। और अब आखिर में आज का सवाल, आज आपको यह बताना है कि महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की स्थापना कब हुई थी। आप इस पर रिसर्च कीजिए और ब्रेक के बाद हम आपको इस सवाल का सही जवाब बताएंगे। He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या है। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूँ, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूँ। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. हमारी समस्या ही एक है कि हम रियलिटी को स्वीकार करना नहीं चाहते। मौत आना एक रियलिटी है, ये हम सब जानते हैं, लेकिन जो हम एक्शन करते हैं वो हम ऐसा करते हैं कि एज इफ मुझे तो जिंदगी में कभी जाना ही नहीं है यहां से, और कब जाना नहीं है तो जल्दी क्या है, खाओ पियो करो आनंद,
आगे उल्टी गलत बात है तो इसलिए नहीं बोलूंगा, यहीं चुप कर जाऊंगा, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज नहीं यूज करनी। तो ये एक एटीट्यूड हमारा हो जाता है जिसकी वजह से हम आज का काम कल पे छोड़ देते हैं। मैथमेटिक्स अगर समझ में नहीं आता उससे घबराने लगते हैं, उससे दूर भागने लगते हैं। जो सब्जेक्ट नहीं आता। Chaudhary is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। This is you to quit the things which waste your time and energy and concentrate on the most important things and people in your life. If you live that way, you will make better choices. You treasure each moment and suck the life out of every hour of your life. It removes the clutter and garbage so that which often chokes our lives. ये सब चीजें होंगी और इन्हीं चीजों से लाइफ का आपको कामयाबी मिलेगी, सक्सेसफुल बनोगे। इसलिए आई से दैट अपनी लिस्ट तैयार करिए, आज ही तैयार करिए, उसके मुताबिक प्रायोरिटाइज करके उस पर काम करना शुरू कीजिए। इसी से ही आपको जिंदगी का सक्सेस का एक रिजल्ट मिलेगा। इसी के साथ ही प्रायोरिटीज में हम लोगों ने कहा, हमारे उपनिषदों में ये लिखा, बल्कि उन्होंने जिंदगी के प्रायोरिटीज भी बताई। पहला प्रायोरिटीज 4 किस्म की उन्होंने बताई। तो मुझे नहीं पता कि पर्पस किसी का ये रेलेवेंट नहीं है, पर फिर भी मेरे मन में आया तो इसलिए कह रहा हूं। पहला सुख निरोगी काया, सबसे पहला कि आपकी हेल्थ अच्छी हो। दूसरा सुख पास में हो माया, वेल्थ। तीसरा सुख गुणवंती नारी, अगर शादी करें या तो अच्छी पत्नी मिले या अच्छा घरवाला मिले। और चौथा सुख संतान हो आज्ञाकारी। इस जिंदगी में जो हम लोग डे टू डे लाइफ में हैं, No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now. Questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन, कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूं ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूं कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. देखो मैं ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। एक कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते और शेयरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farmed in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary
is the sum and substance of Indian media. ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं, ये हमारी लड़ाई है, ये हमारी जिम्मेदारी है। इसे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्योंकि जब आप मुस्कुराते हैं तो मैं मुस्कुराता हूं। जब आपका दिन अच्छा गुजरता है तो मैं भी सुकून से सोता हूं। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। ये मेरा देश है, ये मेरे लोग हैं। A revolutionary newsman. A no-holds-barred journalist. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। A decisive editor-in-chief. हमारे देश के राजनीतिक दल मीडिया से तो पूरी निष्पक्षता की उम्मीद करते हैं, लेकिन वो खुद कभी भी निष्पक्ष नहीं होते। He battles the war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He interviews the Prime Minister. आपने कई बार ये भी कहा कि आप ये चाहते हैं कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो। देखिए, बहुत अच्छा विषय निकाला और मैं आपका हृदय से जी न्यूज़ का आभारी हूँ कि आपने इस महत्वपूर्ण, क्योंकि कोई ऐसे विषय को हाथ ही नहीं लगाता है आपने कम से कम इस बात को स्पर्श किया। And reaches the world every night at 9. नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। Sudhir Chaudhary is the take and the talk of global news reportage. He takes India to the world. He is the face of a mission. कश्मीर एक ऐसा विषय है जिसके बारे में अक्सर बिना जाने बिना समझे दिल्ली में बैठे पत्रकार रिपोर्टिंग करते रहते हैं और आपको कभी असली स्थिति का अंदाजा नहीं होता। इसलिए आज हमने ये तय किया कि हम श्रीनगर आएंगे, जम्मू कश्मीर आएंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ के हालात क्या हैं, ग्राउंड जीरो पर यहाँ के हालात क्या हैं। न्यूज़ में देख रहे हैं आजकल आता रहता है कश्मीर के बारे में। इतनी सेफ जगह है, इतने अच्छे रोड, इतना क्लीन। आप दिल्ली से यहाँ घूमने के लिए आ गए, क्यों? यहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है कि जैसे वहाँ प्रोजेक्ट किया जाता है, न्यूज़ वगैरह में दिखाया जाता है कि बहुत प्रॉब्लम है, बहुत प्रॉब्लम है। He questions those in power. चोर आपको कहा गया, नीच कहा गया, भस्मासुर, मौत का सौदागर, दुर्योधन। कभी आपको उसका बुरा लगता है? मैं इंसान हूं, दर्द मुझे भी होता है, लेकिन मेरी कुछ जिम्मेवारियां हैं, इसलिए उस दर्द को पी जाता हूं। He questions those in protests. हम आपसे बात करना चाहते हैं, आपसे मिलने आए हैं। कानून की कॉपी लेकर आया हूँ ताकि मैं इनको पढ़ के बता सकूँ कि इस कानून में क्या लिखा हुआ है। कैसे ये लोग हमारे खिलाफ एक ह्यूमन चेन बना के खड़े हो गए हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम कोई बाहर के लोग हैं। From global battlefields. ये फ्रंट लाइन है और आपको दिखाएं सीरिया में जो युद्ध चल रहा है इस वक्त। To political war zones. ये लैंड माइंस की तरह एक्ट करते हैं। ये बैरल है, 70 डिग्रीज तक ऊपर चली जाती है। He personifies the DNA of Z News. The genuine efforts made by Z News, particularly editor-in-chief of Z News and staff, needs appreciation as they have tried their level best to bring the actual truth on surface. डिबेट इस पर है। कोर्ट डिसाइड करे। He believes in the business of profit. स्टॉक्स फोकस में बनते हैं और शहरों में और ज्यादा डरना चाहते हैं। He believes the world is one. Today, the world's most populous beacon farm in the Neophis National Carrier. This virus, remember, He rules India's prime time. और अब आखिर में देखते हैं कि आज के इतिहास में क्या लिखा है।
आज 1 मई है। जैसा हमने आपको पहले बताया था, आज के दिन को इंटरनेशनल वर्कर्स डे यानी लेबर डे के तौर पर मनाया जाता है। 1 मई 1886 को शिकागो में 8 घंटों के वर्क डे की मांग को लेकर, 8 घंटों के शिफ्ट की मांग को लेकर मजदूरों और कर्मचारियों ने एक बहुत बड़ा प्रदर्शन किया था। और इस घटना को याद करते हुए वर्ष 1889 में मजदूरों के हितों के लिए काम करने वाली संस्था द सेकंड इंटरनेशनल ने 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाने की घोषणा की थी। इसके बाद से हर वर्ष 1 मई को ऐसे ही मजदूर दिवस मनाया जाता है। हालांकि भारत में मजदूर दिवस की शुरुआत 1 मई 1923 को हुई थी। बॉम्बे प्रांत का विभाजन होने के बाद वर्ष 1960 में आज ही के दिन महाराष्ट्र और गुजरात राज्य वजूद में आए थे। वर्ष 1960 से पहले महाराष्ट्र और गुजरात अलग अलग नहीं बल्कि एक ही राज्य थे। उस समय बॉम्बे प्रांत में मराठी और गुजराती भाषा बोलने वाले लोगों की संख्या सबसे ज्यादा थी। ये लोग भाषा के आधार पर अपने लिए अलग अलग राज्य की मांग कर रहे थे और आज ही के दिन तत्कालीन केंद्र सरकार ने बॉम्बे प्रांत को द बॉम्बे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1960 के तहत महाराष्ट्र और गुजरात राज्य में बांट दिया था। आज ही के दिन वर्ष 1919 में मशहूर गायक मन्ना डे का जन्म कोलकाता में हुआ था। मन्ना डे का असली नाम प्रबोध चंद्र डे था। उन्होंने वर्ष 1942 में फिल्म तमन्ना के लिए पहला गीत गाया और वर्ष 2013 तक करीब 3,500 गीतों को अपनी आवाज दी। आवारा, श्री 420, उपकार और आनंद उनकी कुछ प्रमुख फिल्में थी। मन्ना डे ने फिल्म राम राज्य में कोरस के रूप में अपने स्वर दिए थे और इस फिल्म को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी देखा था। उन्हें वर्ष 2009 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। और मरकरी यानी पारे की पॉइजनिंग की वजह से होने वाली बीमारी मिनामाटा डिजीज के बारे में आज ही के दिन वर्ष 1956 में पहली बार पता चला था। इस बीमारी में मरीज की सूंघने, देखने और सुनने की शक्ति कम हो जाती है। इसके अलावा मरीज के शरीर में कंपन भी होता है। गंभीर स्थिति में मरीज को लकवा मार सकता है। इस बीमारी के मरीज सबसे पहले जापान के मिनामाटा शहर में मिले थे। इस बीमारी की मुख्य वजह फैक्ट्रियों से निकलने वाला दूषित पानी था, जिसमें मिथाइल मर्करी नामक जहरीला पदार्थ घुला हुआ होता था। यह रसायन पानी के जरिए वहां मौजूद मछलियों में पहुंच गया और फिर ये मछलियां वहां के लोगों के भोजन का हिस्सा बन गई, जिसकी वजह से मर्करी पॉइजनिंग होनी शुरू हो गई। तो डीएनए में आज इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और ईमानदारी से परिश्रम करने वाले हर व्यक्ति का सम्मान कीजिए, चाहे वो कितना भी गरीब क्यों ना हो। नमस्कार।